हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम था विलियम रमोई रुतो, ये भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। तो सही आंसर है केन्या। उसके बाद फिरोजाबाद नगर निगम का जो नाम है वो बदलने का जो प्रस्ताव था, इसको मंजूरी दे दी है। नया नाम ये होगा चंद्रनगर। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। फिर है कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हुआ है? तो ये है इटली। इसके बाद है मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस ये कहाँ मनाया गया? तो ये मना है नागालैंड में। दुबई में चल रहे COP28 में भारत ने किस संगठन के साथ में ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? तो ये की है यूनिसेफ के साथ में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री तो ये बने हैं विष्णुदेव साय। किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड ये जीता है? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत ये नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सुरेश रैना को। तो देखिए, ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करते हैं आज के करंट अफेयर की शुरुआत। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या है? तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने अभी एक सांस्कृतिक परियोजना का नाम रखा है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरा गांव मेरा धरोहर, यानी कि मेरा गांव मेरी धरोहर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है किशन रेड्डी, इन्होंने राज्यसभा में मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना इसकी घोषणा की है। कोई भी अगर परियोजना आती है तो उसका उद्देश्य ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय गांव के भीतर सांस्कृतिक विविधताओं को प्रदर्शित करना। तो ध्यान रखिएगा, किशन सिंह रेड्डी जी के द्वारा इस परियोजना का जो है वो एक तरीके से घोषणा की गई है और इस परियोजना का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर और उद्देश्य है मेरे भारतीय गांव के भीतर सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI समिट 2023 की थीम क्या है? तो देखिए, इसकी जो थीम है वो है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, जो ये शिखर सम्मेलन है वो 12 से 14 दिसंबर तक ये भारत मंडपम यानी कि जो दिल्ली में है वहाँ पर होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में लगभग 28 सदस्य देश और यूरोपियन संघ ये शामिल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो समिट है 2023 की, ये हो रही है दिल्ली में और इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ठीक है। अब देखिए, न्यू दिल्ली में ये हो रहा है तो न्यू दिल्ली से कुछ और आप चीज़ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि G21 इसका समिट भी दिल्ली में हुआ था, जिसको अब हम जानते हैं G21 के नाम से, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन ये ऐड हो चुका है। इसके बाद में जो रायसीना डायलॉग था ये भी दिल्ली में हुआ था। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल थी ये भी नई दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पे राजपथ था इसका नाम ये बदल दिया है और क्या हुआ है, कर्तव्य पथ। यहाँ पे जहाँ की जो है परेड जो है वो निकाली जाती है। और इसके अलावा जो इस बार का रिपब्लिक डे होगा 2024 का, तो उसमें जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडन। इसके अलावा दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेगा वार मेमोरियल। इसके अलावा काफ़ी सारे टॉम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, काफ़ी सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा राजघाट, शक्ति स्थल और इसके अलावा वीर भूमि, ये सब क्या है, ये समाधि स्थल हैं। जैसे कि राजघाट हुआ महात्मा गांधी जी का, शक्ति स्थल हुई इंदिरा गांधी की और वीर भूमि ये हुई राजीव गांधी की। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही में अभी नए संसद भवन का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है, कहाँ से? दिल्ली से। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? तो देखिए, जो आर्टिकल 370 है ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी रहा है और आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में।
तो देखिए इसको अभी क्या किया है कि इसको निरस्त करने का जो फैसला है उसको बरकरार रखा है, और इस अनुच्छेद को बेसिकली राष्ट्रपति ने हटाया था 5 अगस्त 2019 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली आर्टिकल 370 क्या था, तो आर्टिकल 370 ये रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसमें ऐसा था कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, उनका फ्लैग अलग होगा, वहाँ पर कोई और स्टेट का व्यक्ति जाके, कोई और व्यक्ति जाके वहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता। तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रोविज़न थे जो कि पहले अप्लाई होते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब से 370 हटा है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं वो अब नहीं रही हैं। वो हमारे देश का जो बेसिक झंडा है उसी को वो लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन पहले उनका अलग से फ्लैग हुआ करता था। तो कुछ ये चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा 35A भी आपने सुना होगा, तो ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी आपका इसी का पार्ट है, आर्टिकल नंबर 370 का। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ से ध्यान रखनी है। और इसको जो निरस्त करने का फैसला है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो DY चंद्रचूड़ जो हमारे देश के क्या हैं CGI हैं, उनकी बैठक में या फिर उनकी आप कहें बेंच में इस चीज़ का फैसला लिया गया, और इस अनुच्छेद को निरस्त करने का फैसला ये बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति के फैसले के जरिए केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 ये हटा दिया था, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं ये दायर हुई थी, ठीक है। और मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ये बनाई थी। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, और उसमें यही बात हुई है कि 370 को निरस्त करने का जो फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत ये किस स्थान पर रहा है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम बात करें 2024 की, तो इसमें भारत का स्थान ये रहा है 7वां। तो ऑप्शन नंबर जो D है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है 7वां, ठीक है। अब इसमें अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 111 की मैं बात करूं तो अभी जो हंगर इंडेक्स आया था यानी कि भुखमरी सूचकांक, तो उसमें भारत का स्थान था 111। 126 की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत का स्थान ये है 161वां। तो ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान ये है 7वां। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो देखिए जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2023 को जारी किया। और ये सूचकांक बेसिकली क्या है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक एक तरीका है जो देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है, प्रदूषण फैलने को रोकने के लिए उठाए गए कदम और उसके नतीजों पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें टॉप पर जो कंट्री रही है इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है आपका डेनमार्क। हालांकि स्टार्टिंग में 3 किसी भी कंट्रीज को नाम नहीं दिए गए, जो पहली कंट्रीज चौथे नंबर पर बनी है वो है आपकी कौन सी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार दिवस ये कब मनाया गया, तो देखिए मानव अधिकार दिवस या फिर आप कहें मानवाधिकार दिवस ये मना है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, और ये पहली बार मना था 1948 में, और इसकी घोषणा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, और इसका उद्देश्य है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। वर्ष 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया था, तो ये भी आपको ईयर याद रखना है। तो ध्यान रहेगा मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे ये सेलिब्रेट होता है 10 दिसंबर को। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 7 दिसंबर को हम मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 6 दिसंबर को हम मनाते हैं अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि थी जिसको हम महापरिनिर्वाण के रूप में मनाते हैं, और 5 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष के मोम के स्टैचू का अनावरण ये किया गया है। तो देखिए दिसंबर 2023 में जो जयपुर वैक्स म्यूजियम है इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मोम के स्टैचू का अनावरण ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो C है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए 6 दिसंबर को अभी मैंने आपको बताया कि महापरिनिर्वाण दिवस होता है जिस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि होती है, और इसी में जयपुर में जो वैक्स म्यूजियम है वहाँ के नाहरगढ़ में मोम की प्रतिमा का अनावरण ये किया गया। म्यूजियम के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के अलग अलग शहरों से आने वाले पर्यटकों और दर्शकों की मांग पर यह स्टैचू के निर्माण का निर्णय लिया गया है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और निधन तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। अब इनसे आप कुछ अदर फैक्ट को जानें तो देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उससे पहले संविधान सभा की कुछ कमेटियाँ जो हैं वो बनी थी, छोटी बड़ी काफ़ी कमेटीज़ बनी थी। तो उसमें एक कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, जिसे आप कह सकते हैं ड्राफ्टिंग या ड्राफ्ट कमेटी। तो उस ड्राफ्ट कमेटी में क्या था कि आपके एक अध्यक्ष था, यानी कि एक चेयरमैन था और 6 अदर मेंबर्स थे। तो जो ये अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रहेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। इसके अलावा देश के पहले कानून मंत्री भी कौन थे? तो ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ही थे। और इन्हें जो है हमारे संविधान निर्माता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये किसे कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका अभी स्टैचू हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली में अनावरण किया गया। छत्रपति शिवाजी की बात करें तो देखिए, अभी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के राजकोट जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। और सरदार पटेल जी की बात करें तो ये इनका सबसे बड़ा स्टैचू है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ा स्टैचू ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम आपके लिए हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट होती है, जो भी डेज होते हैं। तो इसमें यहाँ पे थीम है आपकी रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, और ये हम हर साल मनाते हैं 11 दिसंबर को। और इस दिन की घोषणा ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में की थी। और इस दिवस का उद्देश्य है पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, अभी काफ़ी सारे स्टेट में इलेक्शन हुए थे, तो उसी दौरान में अभी उन सभी के जो है मुख्यमंत्री वो अपॉइंट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो उसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बन गए हैं मोहन यादव। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा कि मोहन यादव को चुना गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। इससे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो थे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बन गए हैं वहाँ के नए मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मोहन यादव। अब मध्य प्रदेश के बने हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी ये है भोपाल और राज्यपाल तो ये है मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश की कुछ करंट अफेयर जो कि न्यूज़ में रहती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क तो ये खंडवा में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल ये मंदसौर में था। 49वां जो खजुराहो फेस्टिवल है यहीं पर मना था। हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य तो ये भी आपका मध्य प्रदेश ही था। अब देखिए, अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो रेवंत रेड्डी जी की बात करें तो ये अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये चुने गए हैं। विष्णुदेव साय की बात करें तो ये अभी हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में। कौन? विष्णुदेव साय। और इसके अलावा नवीन पटनायक जी की बात करें तो ये ऑलरेडी उड़ीसा के जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो ही आपके नए हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के और विष्णुदेव साय ये बने हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने JUKE-2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो देखिए, JUKE-2Y3 वाहक रॉकेट की अगर हम बात करें तो इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, ये ज्यूक्वांग 9 दिसंबर चीन ने शनिवार को उत्तर पश्चिम चीन की ज्यूक्वांग सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से JUKE-2Y3 वाहक रॉकेट इसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अब ये कहाँ से लॉन्च किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंट्री ने किया है? चाइना ने किया है। चाइना के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? बीजिंग है। और बीजिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा SCO का हेडक्वार्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, SCO में हर बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि नाम में क्या है? संघाई है, तो बच्चे हेडक्वार्टर में लगा देते हैं टिक संघाई का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि SCO का हेडक्वार्टर ये आपका संघाई में नहीं है बल्कि चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। चाइना की करेंसी तो ये रेनबिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं शी जिनपिंग। इसके अलावा हैंड इन हैंड एक्सरसाइज ये आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर? चाइना के साथ में। और अभी जो 19वें नंबर के एशियंस गेम हुए थे
ये कहाँ पर हुए थे? चाइना के हांगझोउ प्रांत में। जिसमें टॉप पर कौन सी कंट्री थी? ये थी चाइना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का जो स्थान था 19वें एशियन गेम में वो कौन सा था और भारत ने कितने टोटल मेडल जीते थे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो देखिए अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति तो ये चुने गए हैं जेवियर मिलई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए जेवियर मिलई ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और शहाबुद्दीन चुप्पू की बात करें तो देखिए ये जो है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें रामचंद्र पडोल की तो ये नेपाल के प्रेसिडेंट हैं। और थनमल संग मुगरत्नम तो ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ये चुने गए हैं जेवियर मिलई। अर्जेंटीना में अगर हम बात करें तो देखिए दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है, राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा ये है अर्जेंटीनो पीसो। इसके नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हैं जैसे कि चिली हो गया, बोलीविया, पराग्वे और यूरुग्वे। ठीक है, ये इसकी जो है वो नेबरिंग कंट्री है। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ये है अर्जेंटीना, यहाँ पर एक घास के मैदान है जिसको ग्रासलैंड कहते हैं जो कि है आपका पंपास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कहाँ पर मिलते हैं? ये अर्जेंटीना में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था तो उसमें अर्जेंटीना विनर था और इसने फ्रांस को हराया था। और इसमें जो लियोनेल मेसी थे उन्होंने गोल्डन बॉल ये जीती थी। लियोनेल मेसी वही जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और इन्होंने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार भी जीता है जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अब देखिए हम कर लेते हैं स्टैटिक जीके का रिवीजन। तो पहले आपका इत्मादौल्ला का मकबरा ये आगरा में किसने बनवाया? तो ये बनवाया था नूर जहाँ ने अपने पिता की याद में। ठीक है, और ये पहला ऐसा मकबरा था जो कि पूरा संगमरमर से बना हुआ था। फिर भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण ये किन नगरों के बीच में हुआ? तो ये हुआ बम्बई से थाने के बीच में। फिर राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के लिए। फिर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा ये होती है 35 वर्ष। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची क्या है? तो देखिए हमारा जो संविधान है उसमें 12 अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में जो 7वें नंबर की अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। एक है आपकी संघ की, एक है राज्य की और एक है समवर्ती। समवर्ती में मतलब ये होता है कि जो भी इसमें सब्जेक्ट होंगे उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। फिर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक तो ये रमेश चंद्र दत्त। भारत और चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो यह है आपका मैकमोहन। और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान तो इसके बीच में आती है रेड क्लिफ। और डूरंट लाइन ये आती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। हालांकि इसको कई बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी देके रखते हैं, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैकमोहन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका स्टैटिक रिवीजन। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताया था। क्या था इसका? मीरा चंद। आज के लिए आपका क्वेश्चन है 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन ये किस शहर में किया गया? इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पर डेली क्विजेस होते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको डेली क्विजेस, थॉट्स, मोटिवेशनल वीडियोस ये सब देखने के लिए मिलता रहता है। तो लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप इस वीडियो की जो PDF होगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।